लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की जो टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक है इससे जुड़े हुए और जिन जिन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी सीएससी की बात कर लो, आरएएस की, रीट की, सीईटी की, तमाम जितनी भर्तियां हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और भारतीय राज्य व्यवस्था जिसका सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी टॉपिक संविधान सभा, जिसकी आज हम शुरुआत करेंगे और एक एक करके जितने भी टॉपिक हैं इन सब को ठीक 9 बजे रोजाना लाइव क्लास में आपके साथ मैं रूबरू होऊंगा। और जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर संविधान की करें, संविधान सभा की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि संविधान सभा को लेकर के जिस प्रकार की एग्जाम के अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान सभा के अंदर कौन कौन से सदस्य थे, संविधान सभा के अंदर किन महिलाओं ने भाग लिया, संविधान सभा की प्रथम बैठक की और 11 दिसंबर की जो बैठक है या 13 दिसंबर को जो अहम बैठक है उस बैठक में किस प्रकार की चीजों को लेकर के ये सारी बातें हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। एक बार आप सभी के कमेंट्स देख लेता हूं। सही है क्या? दिनेश जी धन्यवाद। पॉलिटी के बादशाह राम राम जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लास के अंदर। और 50 बच्चे अभी लाइव जुड़े हुए हैं मेरे साथ और ये मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन का दिन है आज कि पहले दिन आपकी संख्या जो है 50 प्लस है और लगातार कोशिश रहेगी मेरी कि आपको बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचा पाऊं। इसको लेकर के हम काम करेंगे। शानदार मनीष जी, लगे रहो, शुरुआत बहुत आगे जाना है जी। धन्यवाद सर। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए टॉपिक की शुरुआत, टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम संविधान सभा को अगर पढ़ें तो संविधान सभा के अंदर संविधान क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान क्या है। संविधान सबसे अहम और बुनियादी एक प्रकार का केवल हम इसको यह नहीं कह सकते कि केवल और केवल देश को संचालित करने वाला एक दस्तावेज है, बल्कि ये लोकतंत्र की एक बुनियाद है जिसके माध्यम से हम ये कहेंगे कि संविधान सभा के एक सदस्य जो के.एम. मुंशी, उन्होंने कहा भी है कि संविधान जो है वो देश की आत्मा है। और ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि देश की आत्मा, संविधान को देश की आत्मा किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी के द्वारा ये बात कही गई है। सबसे पहले हम शुरुआत करें संविधान सभा की। सबसे पहले तो हम बात करें कि संविधान सभा क्या होती है। तो पहला ही क्वेश्चन यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर गठित संविधान निर्माण हेतु प्रतिनिधियों की जो संस्था होती है उसे हम संविधान सभा की संज्ञा देते हैं। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च या फिर मूलभूत विधि होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश का शासन संचालित किया जाता है। संविधान लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का समूह हो सकता है और साथ ही साथ संविधान के द्वारा ही शासन के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका की स्थापना की जाती है और जनता व सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। तो ये तो बात रही संविधान की कि संविधान सभा क्या है। लेकिन संविधान निर्माण हेतु जो गठित जो संविधान सभा है इसकी शुरुआत कब से हुई, संविधान को लेकर के कब कब कौन कौन सी बातें कही, तो हम ये बात कहेंगे कि संविधान की जो मांग है वो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है।
जहां से हम शुरुआत की बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बार जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक के माध्यम से 1895 में पहली बार मांग की गई। फिर उसके बाद में हम एनी बिसेंट की बात करते हैं। 1922 के अंदर हम गांधी जी के द्वारा जो मांग की गई, लगभग जिन लोगों ने संविधान की मांग की, तो इस संविधान की मांग को ऐसे कह सकते हैं कि भारत के अंदर एक सचिव थे बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दे डाली और बोला कि यदि तुम में दम है तो तुम संविधान का निर्माण करके दिखाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले संविधान को लेकर के जो निर्माण की बात कही या फिर जो प्रयास किया गया संविधान निर्माण हेतु, वो किसने किया? तो ध्यान रखना है 1928 के अंदर जब हम बात करते हैं बर्कनहेड की, बर्कनहेड जो भारत सचिव हुआ करते थे, उन्होंने जो चुनौती पेश की उस चुनौती का सामना करते हुए नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की पहली बार संविधान निर्माण हेतु कोशिश की गई, लेकिन वो प्रयास असफल रहा, क्योंकि उसके अंदर संविधान ऐसा होना चाहिए था जिसमें जितने भी यहाँ पे भारत के अंदर निवास करने वाले जो लोग हैं, अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं, मुस्लिम लीग की बात कर ले चाहे तो हम, या फिर कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा रखी गई उस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संतुष्ट नहीं थे। तो हम ये बात कहेंगे कि ऐसा संविधान तैयार करके देना था। बर्कनहेड ने जो चुनौती पेश की, इसका मतलब यही था कि तुम ऐसा संविधान तैयार करके दो जिस संविधान को सभी स्वीकार कर ले, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि 1928 के अंदर असफल प्रयास जो किया था वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम औपचारिक रूप से, जो व्यक्तिगत रूप से हम बात करें जैसे, तो एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में संविधान की बात कही थी। और यदि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि संविधान निर्माण हेतु ऐसा पहला राजनीतिक दल कौन सा था, ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने संविधान निर्माण की बात कही थी, तो वो दल था स्वराज पार्टी। उसके बाद में हम इसी स्वराज पार्टी की इस बात को महत्व देते हुए कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था। 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले ये कहा गया था कि संविधान सभा का जो गठन होगा, संविधान निर्माण के अंदर जो संविधान सभा की जो प्रतिनिधि जो संस्था होगी, उसका जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। तो ये सारी तमाम बातें हुई, इसका ये इतिहास रहा है। उसके बाद में हम 1940 पढ़ेंगे, 1942 पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन की बात करेंगे हम 1946 के अंदर, किस प्रकार से कैबिनेट मिशन की सिफारिशें रहती है, कौन कौन से उसके अंदर सदस्य थे। सदस्यों में अगर हम बात करें तो उसके बाद में उन्होंने जो जो अनुशंसाएं कही थी कि किस हिसाब से संविधान का निर्माण होना चाहिए, हमने किस किस बातों को अपनाया, कौन कौन सी वो बातें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपका कमेंट चेक कर लेता हूं। आप मुझे एक बार बता दीजिए कि आवाज वगैरह और सब कुछ एकदम क्लियर आ रहा है, साउंड कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, म्यूट कर दिया था, कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है कि साउंड बिल्कुल एकदम ओके होगी और हम टॉपिक की आगे शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय हम देखो, चैट जो है आपकी, जितने कमेंट्स आते हैं, जहां मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वहां आपसे क्वेश्चन, आपके जो जितने भी मैसेज है वो मैं आप देख लूंगा। पर क्लास जितना ज़्यादा क्या है कि इम्पोर्टेंट रहनी चाहिए, उस महत्ता को समझते हुए इस क्लास को हम इसी प्रकार से लगातार पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिले उसको ध्यान में रखते हुए। तो पहली चीज़ तो जिन बच्चों के पास
मेरे जो अभी जो न्यू बुक लॉन्च हुई है इंडियन पॉलिटी की, तो वो बुक अगर आपके पास है तो आप ले करके बैठना, और जिन बच्चों ने अगर वो नहीं खरीदी है तो आप उसको बाय कर सकते हो, और वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से उसको खरीदना है। देखते हैं, सर ने बोला है कि इसकी थीम सफ़ेद हो जाए, तो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये रख देते हैं, ये ठीक है ना, सही है, चलने देते हैं ना, ठीक है, चलिए। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके बारे में हम बात करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा टॉपिक्स के बारे में बता देता हूं। पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा संविधान सभा, क्योंकि संविधान का जो निर्माण हुआ है, जिस संविधान सभा के द्वारा कौन कौन से सदस्य रहे होंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान के जो स्रोत है, कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन सी चीजें किस किस देश से उठाई है, उन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, उसके बाद हम अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे, फिर हम भाग पहला पढ़ेंगे जहां पे केंद्र राज्य संबंध, जहां अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इसके बारे में बात करेंगे कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। फिर अनुच्छेद दूसरा जो है उसमें हम बात करेंगे कि अच्छा, बाहरी कोई राज्य है उसको हम भारत के अंदर कैसे मिला सकते हैं, क्या प्रोसेसिंग होती है उसकी। तीसरे में किसी भी जो वर्तमान जो हमारे पास राज्य है उस राज्य के नाम में परिवर्तन करना, सीमाओं में परिवर्तन करना, वो किस प्रकार से रहेगा। और चौथे अनुच्छेद के अंदर इन सब को चेंज करने का माध्यम क्या है, किस हिसाब से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, या साधारण बहुमत से हो जाएगा या विशेष बहुमत से होगा, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। भाग दूसरा जो है वो नागरिकता के संबंध में है। जिस समय हम बात करें कि भारत को आजादी मिली, उस समय जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, उस टाइम काल की अगर बात करें तो जिससे संबंधित नागरिकता के जितने भी अनुच्छेद है उन सबको हम पढ़ेंगे। भाग जो तीसरा आप सभी को मालूम है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के संबंध में हम बात करेंगे। और भाग जो 4 है डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। भाग जो 4 क्या है, मूल कर्तव्य, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है वो भाग कौन सा, 5, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी अध्याय है भाग 5 के अंदर, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मंत्री परिषद हो, प्रधानमंत्री हो, महान्यायवादी हो, और उसके बाद संसद हो, अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 123 हो, अलग अलग अध्याय में बंटा हुआ है ये भाग। और उसके बाद में हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे, जहां अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। और लास्ट में हम इस भाग को एंड में जब हम देखते हैं, जहां पे अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम राजस्थान की जो पॉलिटी है उसके बारे में अलग से चर्चा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब कुछ कवर करते हुए जाएंगे, एक एक चीज को बहुत बारीकी से हम समझते हुए जाएंगे। पेन कॉपी आप अपने पास रखना, और मुझे ऐसा लगता है कि शाम का टाइम है, खाना पीना करके आराम से तुम बैठ करके, आपके पास नोटबुक होगी, पेन होगा, और एक एक चीज को नोट करते हुए तुम इस क्लास को लगाते होंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले संविधान सभा की।
संविधान सभा। संविधान सभा क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोकतांत्रिक देशों में गठित प्रतिनिधियों की वो संस्था जो संविधान निर्माण के लिए एकत्रित हुई है, उसे हम संविधान सभा की संज्ञा देते हैं। तो कुछ परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। लोकतांत्रिक देशों में गठित संविधान निर्माण हेतु प्रतिनिधियों की संस्था को क्या कहते हैं, किसकी संज्ञा देते हैं? संविधान सभा की संज्ञा देते हैं। संविधान सभा की संज्ञा देते हैं। संविधान क्या है, तो ध्यान रखना, संविधान किसी भी देश के मूलभूत, ये पंखा ऑन करना, फैन ऑन करना, मूलभूत तथा सर्वोच्च विधि होती है। सर्वोच्च विधि होती है। आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो। राहुल, क्या बात है, बहुत शानदार परिभाषा जिस हिसाब से आपने लिखी है, बहुत ही अच्छा। कंचन चौधरी, खुशी भार्गव, सुनील जी सुतार। पहली क्लास है तो थोड़ा बहुत आपको इशू रहेगा, मुझे लगता है पहली क्लास में, और धीरे धीरे ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। कैमरा एडजस्ट, क्या दिक्कत आ रही है? थोड़ा राइट दिख रहा है। जूम आउट हो रहा है क्या, ब्लर हो रहा है क्या ऐसे? ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, ये फैन ऑन कर दो आप, ये बड़ा सेटिंग हो रही है। नेक्स्ट, संविधान क्या है, तो ध्यान रखना, संविधान पूछा जाए आपसे तो संविधान लिखित भी हो सकता है या अलिखित। लिखित या अलिखित नियमों व कानूनों का समूह होता है, जिसके माध्यम से किसी देश का
शासन संचालित होता है। और ध्यान रखना, संविधान ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम बात करेंगे कि शासन के 3 अंग है, जिसमें हम सबसे पहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों का अपना अलग अलग रोल रहता है, हम आगे बात करेंगे। जैसे कि शासन की जो 3 अंग है, जिसमें हम बात करेंगे कार्यपालिका है एक तो, और व्यवस्थापिका है, और साथ ही साथ न्यायपालिका है। तीनों का क्या रोल रहता है, थोड़ा सा आपको इस चीज को समझना है। व्यवस्थापिका या विधायिका की बात करें हम, विधायिका का काम है कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। ध्यान रखना है आपको, ये जितने भी कानून हैं, इन कानूनों को लागू करने का काम है वो किसका होता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका जो होती है वो कानूनों को लागू करेगी, शासन को संचालित करेगी। और कार्यपालिका ही आपको ये ध्यान रखना है व्यवस्थापिका के प्रति। और जिस व्यवस्थापिका की हम बात करें उसके अंदर जो निचला सदन है, लोकसभा, मंत्री जो होते हैं जितने भी, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि न्यायपालिका का क्या रोल रहता है। तो व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, जैसे कानून है, उन कानूनों की व्याख्या करने का काम कौन करती है, व्याख्या कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। बने हुए कानून की समीक्षा करने का काम जो है वो किसका है, न्यायपालिका। कि कानून कैसा है, कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं, संविधान के विपरीत है तो उस कानून को रद्द करने की पावर जो है वो न्यायपालिका रखती है। संविधान की रक्षा करने का काम है न्यायपालिका का। आप ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका जो है, इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्या वो पूरे संविधान को बदल सकती है? हम आगे पढ़ेंगे। केशवानंद भारतीवाद, 24 अप्रैल 1973 का वो बात, जिसके माध्यम से केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि पूरे के पूरे संविधान को भी बदला जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचा जो है या आधारभूत जो ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका कहती है कि आप पूरा संविधान बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, या फिर संविधान के जो मूल ढांचे है उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो व्याख्या करने का काम किसका है, न्यायपालिका का। तो इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि संविधान ही वो एक चीज है जिसके माध्यम से शासन के जो 3 अंग है, जहां हम बात करते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों का क्या होता है, तीनों की स्थापना होती है, और साथ ही साथ सरकार और जनता के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। तो ठीक इसके बाद हम पढ़ते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। संविधान द्वारा ही शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। न्यायपालिका की स्थापना की जाती है तथा जनता व सरकार व जनता के मध्य, सरकार व जनता के मध्य
संबंधों का निर्धारण किया जाता है। संबंधों का निर्धारण किया जाता है। क्लास आपको समझ आ रही है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है शुरुआत की कुछ बातें हैं, बेसिक बातें, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा, लगातार बने रहें, बहुत खूब। नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत अच्छा। पूजा राठौड़ कह रही है साफ नहीं दिख रहा, मुझे लगता है अभी कोई शायद अभी आपको विजिबल रहेगा सब कुछ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, लगता है ठीक दिख रहा है वैसे। सबसे पहले हमने बात की संविधान। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश की मूलभूत व सर्वोच्च विधि होती है। संविधान सभा क्या होती है? तो संविधान निर्माण हेतु गठित प्रतिनिधियों की वो संस्था जिसको संविधान सभा की संज्ञा देते हैं। फिर हम कहते हैं कि संविधान के माध्यम से हम क्या करते हैं, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है, तीनों संस्थाओं की हम स्थापना करते हैं और सरकार व जनता के मध्य संबंधों का निर्धारण करते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको जैसा कि बताया, संविधान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। संविधान क्यों जरूरी है? संविधान अगर आपको पता होगा तो संविधान के अंदर आप मूल अधिकार पढ़ोगे, शासन के जो 3 अंग है उनको पढ़ोगे, शासन कैसे संचालित होता है, राष्ट्रपति की भूमिका क्या रहती है, प्रधानमंत्री की भूमिका कैसे होती है, प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, क्या क्या योग्यता होती है, तमाम सारी चीजें हम आज आगे की जो क्लासें हैं उन क्लासों के अंदर हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पर फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान जिसकी हम बात करें, संविधान अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि संविधान वास्तव में, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, कि संविधान केवल और केवल एक देश को चलाने वाला दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का एक लोकतंत्र की एक बुनियाद है, जिसके माध्यम से हम ये कहेंगे कि संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम है के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिनके द्वारा कहा गया था कि संविधान जो है वो देश की मूल आत्मा है, मूल आत्मा संविधान को कहा है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं हम आगे। के एम मुंशी ने संविधान को देश की आत्मा की संज्ञा दी है। ये आत्माओं से क्वेश्चन बड़े आते हैं, ध्यान रखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस बात को समझना। आत्माएं जो है उनको बड़ा नियंत्रण में रखना होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि देश की आत्मा कहने वाला के मुंशी, कहने वाले जो है के मुंशी थे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा जो दी है वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। अनुच्छेद 32 है, भारतीय संविधान का एक मूल अधिकार है, जिसको मूल अधिकारों के लिए आत्मा की जो संज्ञा दी है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इस हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों को आत्मा की संज्ञा किसने दी है? आप बता सकते हैं, आत्माओं से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो हम्म
के मुंशी ने संविधान को देश की आत्मा की संज्ञा दी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि संविधान को लेकर के सबसे पहले संविधान की मांग किसने की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बता सकते हैं आप सभी के आंसर आ रहे हैं। देखिए, भारत में संविधान की मांग यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। कब कब किस किस ने कौन कौन सी बातें कही है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। भारत में अगर हम बात करें संविधान की मांग, यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले मांग हुई थी 1895 में। आपको ये ध्यान रखना है, 1895 में संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे। प्रथम व्यक्ति अगर पूछ जाए तो स्वराज्य विधेयक के माध्यम से स्वराज्य विधेयक के माध्यम से किसने कही है, बताइए जरा। वेरी गुड, बाल गंगाधर तिलक। तिलक मुंबई में स्वराज विधेयक बात करते हुए संविधान सभा की अनौपचारिक मांग की थी। वेरी गुड, राहुल ने आंसर किया है। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। ऑस्टिन ने संयुक्त रूप से आत्मा कहा है, भाग 3 और 4 को। प्रदीप जी पॉलिटी के महान ज्ञाता है। मेरा भारत महान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी का आंसर है बाल गंगाधर तिलक, एकदम सही आंसर है आपका। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई, ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे 1922 के अंदर, अगर पूछा जाए कि 1922 में किसने कही थी संविधान की मांग, संविधान सभा के द्वारा हो, संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हो, किसने कहा था। संविधान सभा की मांग किसने कही, किसने बोला कि संविधान सभा होनी चाहिए संविधान निर्माण हेतु। तो 1922 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। आपको बताना है कि संविधान की चुनौती किसने पेश की, तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे। और कब, तो 1927 के अंदर भारत सचिव हुआ करते थे जिनका नाम था भारत सचिव बर्कनहेड। लॉर्ड नहीं लगाएंगे इनके नाम के आगे हम, बर्कनहेड। किसने कहा, बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती पेश की थी कि अगर तुम कहते हो कि हमारे लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान का निर्माण होना चाहिए, यदि तुम में दम है तो ऐसा संविधान बना के दिखाओ जो सबके लिए स्वीकार्य हो। तो इस चुनौती का सामना किसी कोई व्यक्ति ने किया, तो वह एकमात्र व्यक्ति थे 1928 के अंदर। कौन थे, मोतीलाल नेहरू ने।
मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस चुनौती का सामना करते हुए पहली बार नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, ध्यान रखना है, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का असफल प्रयास किया। सफल नहीं हुआ, वो असफल प्रयास था। इंपॉर्टेंट बात है ये। मोतीलाल नेहरू आप सभी का आंसर है, बहुत खूब। नेक्स्ट हम बात करेंगे औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था। औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की और कब की? तो ध्यान रखना है 1934 में। व्यक्ति का नाम है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना। अब दो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि अच्छा, पहला ऐसा राजनीतिक दल कौन सा था जिसने संविधान की मांग की थी? प्रथम राजनीतिक दल कौन सा प्रथम राजनीतिक दल रहा था? 1934 औपचारिक रूप से। वेरी गुड विनोद कुमार, बहुत शानदार। राहुल आपका आंसर सही है। कंचन, कंचन का आंसर भी एकदम सही है। अनिता कुमारी बरकनहेड, जितेंद्र कुमार 1927, दोबारा बता दो। 1927 के अंदर जिस हिसाब से यहाँ पे संविधान निर्माण हेतु जो मांग उठ रही थी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ, उन सभी चीजों को, उन मांग को देखते हुए पहली बार यहां भारत के अंदर सचिव हुआ करते थे। लॉर्ड शब्द यूज करना ठीक नहीं है अंग्रेजों के लिए। बर्कनहेड ने सबसे पहले 1927 के अंदर भारतीयों को चुनौती पेश की कि तुम संविधान का निर्माण करके दिखाओ। यदि तुम कहते हो कि संविधान निर्माण करेंगे हम, तो ऐसा संविधान बना के बताना जो संविधान सभी के लिए स्वीकार्य हो। लेकिन ऐसा संविधान, ऐसा कानून अगर कोई एक व्यक्ति बना करके छोड़ दे और पूरे देशवासी उसको मान ले, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि इम्पॉसिबल था उस समय, क्योंकि मुस्लिम लीग कुछ और चाहती थी। कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो पेश की गई जो रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट, वो भी उनको लग रहा था कि इस हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ये शायद इसके अंदर वो प्रावधान नहीं है, तो वो लोग भी पीछे हट चुके थे। इसलिए हम ये कहेंगे कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो असफल रही। लेकिन पहली बार संविधान का जो निर्माण होने की बात कही वो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से हुई थी 1928 के अंदर। मोतीलाल नेहरू व्यक्ति था जिसने चुनौती का सामना किया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है। 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। हम आगे बात करेंगे 1924-25 के अंदर। 24 के अंदर स्वराज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले, एक दल की बात करें तो पहली बार संविधान की मांग की थी। उसी का समर्थन कांग्रेस ने किया था। आगे हम बात करेंगे 1938 के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए और वही संविधान सभा जो है संविधान का निर्माण करेगी, ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात कही गई थी। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बात रहती है। स्वराज पार्टी प्रथम राजनीतिक दल। वेरी गुड, खुशी आपका एकदम सही आंसर है। अमनदीप कौर आपका भी आंसर सही है। कंचन देहड़ू कहते हैं कि वयस्क मताधिकार। बेटा बहुत शानदार, आपने लिखने का प्रयास किया, बहुत अच्छा। सुखविंदर सिंह भी आंसर कर रहे हैं।
बहुत अच्छा। नेक्स्ट लिखो। देखो, स्वराज्य पार्टी स्वराज्य पार्टी प्रथम ऐसा राजनीतिक दल है जिसने संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात कही। संविधान निर्माण की बात कही। संविधान निर्माण की बात कही। 1934 में, नेक्स्ट लिखना, कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग की। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ध्यान रखना, 1938 के अंदर हम बात करेंगे कि 1938 के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को लेकर के बात कही थी कि संविधान का निर्माण होना चाहिए संविधान सभा के द्वारा। जिस संविधान सभा का जो गठन होगा वो किससे होगा, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा होगा। और आप सभी को मालूम है कि वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है। वहां पे एक एज लिमिट होती है कि अच्छा, जिसकी एज 21 वर्ष है, जो कि आपको पता है कि 1989 के बाद में जो 21 से 18 की है, उससे पहले ये एज कितनी थी, 21 वर्ष हुआ करती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनकी एज 21 वर्ष हो चुकी है वो सब मत देने के अधिकारी होंगे। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहली बार जिसने मांग की थी 1938 के अंदर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लिखिए जरा, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर क्या कहा इन्होंने, संविधान की बात कही थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की।
ये बात रहती है संविधान को लेकर के किन किन लोगों के द्वारा चर्चाएं हुई थी उन सब के बारे में, है ना। इसके आगे की चीजें जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से देख लेनी है कि संविधान को लेकर के जिन लोगों के द्वारा जिस हिसाब से जो जो माध्यम रहा, उन सब चीजों को आपको आराम से देखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक की बात आगे करेंगे हम। संविधान सभा के द्वारा पहली बार संविधान की मांग 1895 में तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से हुई थी। उसके बाद 1922 के अंदर गांधी जी के द्वारा, और उसके बाद में जिस व्यक्ति ने चुनौती दी, वो बरकन हेड थे, भारत सचिव हुआ करते थे वो 1927 के अंदर, और उसी चुनौती का सामना करते हुए पहली बार जो संविधान निर्माण का असफल जो प्रयास किया था वो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया था। 1934 में हम बात करेंगे कि औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद हम बात करेंगे पहला राजनीतिक जो दल है वो स्वराज था। स्वराज पार्टी जो है वो एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने संविधान निर्माण हेतु तो संविधान सभा के गठन की बात कही थी। फिर हम बात करते हैं कि इसी चीज को आधिकारिक तौर पर कहने वाली जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी 1935 के अंदर। फिर हम बात करेंगे संविधान सभा का जो गठन होगा वो कैसे होगा, या फिर वो निर्वाचित होगी तो कैसे होगी। तो ये बात कहने वाले 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने बोला था कि सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो कि संविधान का निर्माण करेगी। तमाम सारी चीजें आपको इसी हिसाब से नोट डाउन करनी है, और आपको शॉर्ट नोट्स बना हुआ जैसे भी आप चीजों को पढ़ सकते हो। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि अगर आपके पास बुक है तो आप थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। बुक की पीडीएफ इसमें डाली नहीं अभी, मुझे लगता है आपको दिखाई दे रही होगी। भारतीय संविधान, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था की जो क्लास नोट्स है आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैंने ओनली फॉर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था इसके अंदर देखने को मिलेगी। अभी लगभग 5 या 10 दिन के अंदर अंदर राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसको लेकर के एक नई बुक आपके सामने बहुत जल्द मार्केट में पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले जो बच्चा इस बुक को खरीदना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है आरएस अधिगम क्लासेस घरसाना से, और इस बुक को मंगवा सकता है। माध्यम हो सकता है आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8058171917 पे आप कॉल करके भी इस बुक को मंगवा सकते हो। तो बहुत ही शानदार बुक है, और इस बुक के अंदर इसकी विशेषता यह है कि इसके अंदर जितने भी टॉपिक है, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे मार्केट के अंदर, और भी बहुत सारी बुक्स आएगी, लेकिन इस बुक को मैंने बहुत समय दिया है, लगभग आप मान के चलो कि 1.5 साल तक मैंने उसके ऊपर काम किया है, और बहुत बेहतरीन कंटेंट इसके अंदर मैंने डाला है ताकि प्रत्येक एग्जाम के लिए ये यूजफुल रहे। यूपीएससी सीएससी की बात कर लो, आरएस की बात कर लो, आरएस प्रीलिम्स और मेंस की बात कर लो, स्टेट जो जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी बात कर लो, एसएससी के एग्जाम की बात कर लो, सब भर्तियों के लिए ये यूजफुल रहने वाली है। तो इस बुक को आप घर बैठ कर भी मंगवा सकते हो, और साथ में आपको ये 9 बजे की जो डेली लाइव क्लास है उस क्लास के अंदर इस बुक को अपने सामने रख करके आप पूरी क्लास को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और मुझे लगता है कि इसके अंदर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो कि आपको किसी अन्य किताब से पढ़ने को मिलेगा। मैंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर मेहनत की है, तो आप आराम से इस बुक को मंगवा करके इसके ऊपर मेहनत कर सकते हो। और एक एक चीज देखो, एक चीज बताता हूं मैं आपको कि इसके अंदर लगभग मैंने कितने टॉपिक डालने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको इंडेक्स नजर आ रहा होगा, जिसमें लगभग मैंने इसमें 40 टॉपिक डाले हैं, और हर एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक एक पूरे डेप्थ के अंदर मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, सरल भाषा से लेकर के जितने भी एग्जाम के अंदर जो जिस हिसाब की जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की जो भाषा शैली है, उन सब भाषाओं को इसमें शामिल करते हुए हर चीज इसके अंदर मैंने ऐड की है। तो आप इसको मंगवा सकते हो, और मुझे लगता है आज के लिए कमेंट्स पढ़ लेता हूं आपके। पूजा दिवाला, थैंक यू। हाँ, आप सभी का धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस बुक को बहुत पहले ही प्यार दिया है। बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी ये बिक चुकी है, और ज़्यादा बुक्स
बेचना मेरा ये मतलब मेरा मेन उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिस भी बच्चे के पास ये बुक जाए उसका ये सपना पूरा करे। मेरा काम ये है कि प्रत्येक बच्चे के पास ये बुक चली जाए, और जितनी इसके ऊपर जो कॉस्ट है केवल, है ना, इससे कोई पैसा कमाना मेरा कोई बिल्कुल भी जरिया नहीं है। जितनी लागत है उसी के हिसाब से इस बुक को मैं हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, गुड नाइट।